नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम को 6 बजे मेरे द्वारा आपको साइंस का एक सेशन दिया जाता है, जिसमें मैं आपको साइंस के पीवाईक्यूज कराता हूं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, एनालाइज कराता हूं, कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताता हूं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा पुरानी शिफ्ट चल रही है, यानी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट को यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। तो आज जो मैं शिफ्ट कराने वाला हूँ 23 अगस्त 2022 की, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कल भी 23 अगस्त थी, उससे पहले भी 23 अगस्त, तो भाई 23 अगस्त को 3 एग्जाम होते हैं, यानी 3 शिफ्ट होती हैं। तो आज जो चलने वाली है वो शिफ्ट थर्ड चलने वाली है। 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट थर्ड को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। आगे मैं बता दूं कि आपको मालूम है कि हमारे द्वारा ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं कह सकते उसे, पीवाईक्यूज कह सकते हैं, पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 24 अगस्त 2022 की शिफ्ट थर्ड को अभी ललित सर के द्वारा आपको कंप्लीट कराया गया है। इसके बाद तो मैं करा रहा हूं 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट थर्ड को। इसके बाद जो होने वाली है वो 22 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को यहां पर कंप्लीट कराया जाएगा। जितने साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, एएसपी हो गए, अमन भाई, दिव्यांशी, सभी लोगों को यहां पे शेयर करना है, लाइक करना है। इसी के साथ में सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए अब बात करते हैं आगे की अगर बात करें तो आपको मालूम है कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है इसकी प्लेलिस्ट आपको लिए तैयार है। तो जितने भी एग्जाम मैंने कराए ना 17 अगस्त 2022 से शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर 18 का, फिर 22 का, उसके बाद 23 का, तो सबके लिए प्लेलिस्ट बनाकर हमने तैयार कर रखी है। प्लेलिस्ट जो बनी है वो हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पे आपको तीनों की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। इस प्लेलिस्ट में आपको मेरे द्वारा जितने भी टेस्ट कराए गए हैं, जितने भी आपके पीवाईक्यूज कराए गए हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी। अब क्या करना है भाई, पढ़ने के बाद पीडीएफ चाहिए होता है, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जाना है, वहां पर यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको रोजाना पीडीएफ यहां पर मिलने वाली है, चाहे मेरे द्वारा हो चाहे किसी अदर के द्वारा हो। तो मेरी पीडीएफ आपको यहाँ पे सारी मिल जाएंगी। जहां पे आपको दिख रहा होगा 18 अगस्त की दिख रही है, लेकिन ये पुराना है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपडेट की बात करें तो 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट सेकंड तक के पूरे यहाँ पे मैंने लिंक प्लस उसकी पीडीएफ यहां पे प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो वही 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट थर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उनका यहां पे एनालाइज करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्या कहता है क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व करना है। तो चलिए जितने साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, अगर आपको कुछ नया मिलता है तो भाई कॉपी पेन लेके साथ में जरूर बैठा करें। कॉपी पेन लेने के बाद में वहां पे अगर आपको कुछ ऐसी चीज मिलती है तो उसको नोट कर लें। ठीक है, वो वह सबसे बेस्ट रहेगा। कौन टीम लेके आने वाले थे भाई? हाँ भाई, कल बात चल रही थी हम टीम लेके आएंगे, टीम लेके आएंगे। कहाँ गई टीम? सब चली गई। चलो अब बात करते हैं। आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले का आंसर आ भी चुका है एएसपी का। चलिए देखते हैं क्या कहता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है, जहां पर हम इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। तो आपको अगर मैं ये बात करूं, तो मैं यहां पे बात करूं कि जैसे कभी भी बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या फेस करना पड़ता है। लोग कहते हैं भाई इसका रंग मेरी तरह है, नाक इसकी माँ की तरह है, आंख इसके पापा पे गई है, तो सब कुछ उसके डिसाइड करने लग जाते हैं कौन चीजें किस पे गई हैं। ये जो चीज जा रही है ना किसी पर, इसे हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कैरेक्टर। इसी को क्या कहते हैं? कैरेक्टर। अब यहां पे ये कैरेक्टर है ना, ये दो चीजों पर डील करता है, यानी हम जिसको पढ़ रहे हैं यहां पर ये दो चीजों को डील करता है। किसको डील करेगा? तो डील करेगा किसको? हेरिडिटी को। किसे डील करेगा? हेरिडिटी को, और इसके अलावा वेरिएशन को। ठीक है, मैंने बोला हेरिडिटी क्या है भाई? तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हेरिडिटी है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। तो भाई वेरिएशन क्या है? तो भाई एक बात बताओ, कोई भी एग्जैक्ट माँ की तरह, कोई भी एग्जैक्ट पापा की तरह तो उन्हें होता नहीं है, उनमें डिफरेंस पाया जाता है। जो डिफरेंस पाया जा रहा है ना, इसे हम वेरिएशन कहते हैं। अब ये चीज आई कैसे? यानी हेरिडिटी में जनरेशन, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये कैसे हुआ? इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसे क्या कहते हैं?
इनहेरिटेंस कहते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और इन सब को हम एक चैप्टर में पढ़ते हैं या एक ब्रांच में पढ़ते हैं। ये क्या है? ये ब्रांच ही आपकी जेनेटिक्स कहलाती है। तो इस जेनेटिक्स में आपके कैरेक्टर आते हैं, हेरिडिटी आती है, वेरिएशन आते हैं, इनहेरिटेंस आते हैं, ट्रेट आता है, ये सब कुछ जो आता है ये सब क्या है? ये सब आपको जेनेटिक्स के अंदर मिलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ ठीक है, सबने बता दिया था आनुवंशिकी। भाई कैसे है आनुवंशिकी वो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब आपको ये बात समझ में तो आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अमन कुमार का भी आंसर आ चुका है सी, दिव्यांशी ने भी आंसर दे दिया आनुवंशिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 क्या कहता है, आप पढ़ो उसे, समझो। यहां पे लिखा है श्वेत प्रकाश का वह घटक। तो आपको मालूम होना चाहिए सन के द्वारा जो किरणें आती हैं, जो रेज आती हैं, जो लाइट आती है, वो कैसे रंग की होती है? वो यार व्हाइट कलर की बोलते हैं हम लोग। कैसी बोलते हैं? व्हाइट कलर की बोलते हैं, सफेद कलर की बोलते हैं। जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी ऐसा घटक जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो तो वो किस रंग का होगा, ये पूछा है। इनमें से ऐसा कौन है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो, वो किस रंग का होगा, ये पूछा है। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां पे एक चीज पढ़ लेना, लिख लेना अगर आप लिखना चाहो। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है, क्या ज्यादा भाई? मैंने बोला कि अपवर्तनांक ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तरंग दैर्घ्य जो होगी यानी वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी? वो कम होगी, यानी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी आधार पे अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर मैंने मान लिया अपवर्तनांक कम है, तब क्या करोगे? तो अपवर्तनांक यहां पे मैंने कर दिया कम, और कम किया तब तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? तरंग दैर्घ्य तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कम है तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। इस बात को आप नोट कर लो। अब आपने बोलोगे कि सर ये चीज ठीक है, बताई क्यों? माइंड में आ रहा होगा क्यों बताई? तो आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, ठीक है, प्रिज्म पढ़ा होगा, और इस प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो यहाँ पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको 7 कलर दिखा दिए। अब कलर तो नहीं दिख रहे होंगे लेकिन मैं लिख देता हूं भाई। यहाँ पे 7 कलर में आता है विबग्योर। ठीक है, ये चीज तो पढ़ी होगी। हमने पढ़ा अपवर्तनांक ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम। हमसे पूछा है अपवर्तनांक अधिकतम किसका होगा? जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी है? तो आप खुद देखोगे, वेवलेंथ जिसकी कम है वो है वॉयलेट, जैसे हम क्या कहते हैं? बैगनी कलर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या मिला मुझे? ऑप्शन नंबर बी मिला, बैगनी कलर। और बिल्कुल सही आंसर दे दिया है दिव्यांशी, गलत आंसर है। अमन ने सही आंसर दिया है, एएसपी ने भी गलत आंसर दिया है। लाल की तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है भाई। अगर जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक कम होगा। हमसे तो यहाँ पे अपवर्तनांक ज्यादा पूछा है ना, तो ज्यादा किसका हुआ? जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो तरंग दैर्घ्य मैंने बता दिया किसकी कम होगी? वायलेट की कम होगी या बैगनी की कम होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बैगनी होगा। तो बैगनी की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो यहां पे भी आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। आया समझ? रेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जब वेवलेंथ ज्यादा होती है ना तो आप इसी आधार पर कहते हो कि भाई मुझे वो बहुत दूर से दिखाई दे जाती है। तो सिग्नल में रेड कलर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा है ना तो वो दूर से दिख जाएगी मुझे, इसलिए सिग्नल में इसका यूज किया जाता है। बैगनी क्यों नहीं करते? भाई बैगनी की तरंग दैर्घ्य कम है, तो ज्यादा दूरी के बाद वो दिखेगी नहीं, इस वजह से बैगनी का यूज नहीं करते। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, जिसका अपवर्तनांक जो है मैक्सिमम होता है। आया समझ? आ गया तो बता दो भाई। ऐसे प्रिज्म के बारे में जो बता रहा था, तो प्रिज्म होता है ये जिसके बारे में न्यूटन ने बताया था कि सफेद कलर का जो प्रकाश आता है, अगर मैं इसे प्रिज्म से गुजारता हूं तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इस सफेद कलर के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, जो कि आपको इंद्रधनुष में भी दिखते हैं, रेनबो में भी दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सफेद कलर जो सन की रेज आती हैं वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती हैं। इसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कहता है यहाँ पे? अब बोल रहा है एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है, और जब रासायनिक समीकरण है ना तो उसमें आपने देखा होगा किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद हमें AQ लिखा होता है।
आपने बहुत बार देखा होगा AQ लिखा होता है। तो ये क्या दर्शा रहा है, AQ का मतलब क्या है, हम इसमें AQ यूज क्यों करते हैं? केमिकल रिएक्शन होती हैं गैसेस के लिए, हम यहाँ पे तीर को दर्शा देते हैं, और यहाँ पर AQ भी लिखा होता है, कहीं पर L भी लिखा होता है। तो आपको अगर मैं ये बात कहूँ कि आपने कल एक रिएक्शन पढ़ी थी, चलो कल की रिएक्शन की बात करते हैं, अगर कल किसी ने पढ़ा हो मेरे से तो मैं बताता हूँ कि रिएक्शन थी KOH, और KOH में लिखा था AQ लिखा था। इसके बाद एक और रिएक्शन थी, उसके बाद हमने HNO3 देखा था, उसमें भी AQ लिखा था, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं कि H2 के साथ में L लिखा होता है। इन दोनों का मतलब क्या है? तो याद रखना, यहां पे L जो लिखा होता है ना, इसका मतलब है लिक्विड, वो किस अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। लेकिन AQ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्वस, और इस एक्वस का जो मतलब होता है, इसका मतलब है कि हमने पानी में KOH घोल दिया है। क्या किया है? पानी में KOH का मिश्रण है या घुलनशील है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जब मैं पानी के अंदर KOH को घोल देता हूं ना, तो वो एक जलीय विलयन हो जाता है। इसका मतलब AQ का मतलब क्या हो जाएगा, जलीय विलयन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आया समझ? क्यों भाई, AQ क्यों लिखा होता है? कहीं पर L लिखा है ना, तो उसका मतलब क्या है, वो लिक्विड स्टेट में खुद है, L जो है वो लिक्विड स्टेट में। AQ क्या है कि मैंने पानी में उसे मिला दिया है, इसलिए उसे जलीय विलयन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आई समझ? आई तो बता तो दो, अगर आ गई है तो लाइक कर दो ना, लाइक करने के साथ शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों को। कौन है भाई टीम लेके आ रहा था, एक भी टीम का प्लेयर नहीं आया, कैसी टीम है यार? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है यहां पे अवतल दर्पण की बात करता है, यानी एक खोखला गोला होता है, खोखले गोले का एक पार्ट होता है जिसे हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, एक और पार्ट होता है जिसे हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अवतल दर्पण होता कैसा है, तो आपको मालूम होगा कि भाई अवतल दर्पण हमें कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और ये होती है आपकी मेजर एक्सिस, और यहाँ पे पॉलिश की जाती है। पॉलिश कहाँ करते हैं? पॉलिश करते हैं इसके बाहर वाले पार्ट पे, आउटर वाले पार्ट पे। ये समझ में आया? अब मेरे से क्या बोला गया है, आवर्धन का चिन्ह क्या होगा। यहां पे चारों में से मुझे बताना है कि आवर्धन मैं कैसा लूं, प्लस लूं या माइनस लूं। और प्लस होगा तो वास्तविक होगा या आभासी होगा, माइनस है तो वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये बात आती है। तो आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं यहां पे ये बात कहूं कि आपका जो वस्तु रखी है ना, या इमेज जो होगी, वो इमेज कैसी होगी अवतल दर्पण में, आपने सुना होगा कि अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं तो 5 कंडीशन तो ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें कैसी इमेज बनती है, वो बनती है रियल इमेज। कैसी बनती है? रियल। और एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ये आप याद रख लो, केवल एक कंडीशन जिसमें वर्चुअल बनती है। अगर मैं यहां पे ये बात कह दूं कि इमेज कैसी बन रही है, इमेज जो है वो सीधी बनेगी या भाई उल्टी बनेगी, तो भाई एक बात याद रखना कि अवतल दर्पण में एक कंडीशन पे कैसी बनती है, सीधी बनती है, बाकी सभी कंडीशन पे उल्टी बनती है। और अगर सीधी बन रही है ना, तो सीधी बनने का मतलब क्या है, सीधी अगर बनेगी तो इसका मतलब क्या है, कहां बनेगी, पीछे बनेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इमेज का जो साइन होगा वो प्लस होने वाला है, और प्लस हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पीछे बनी है तो आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी। और अगर मैंने कहा उल्टी बनी है तो उल्टी कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी इस तरीके की, और इस तरीके से अगर बन रही है तो यहां होता है माइनस, तो उल्टी के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस। और ये इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, ठीक है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा, इतनी मैंने यहां पे लिख दी, अब आंसर क्या होगा, आंसर बता दो। ये कहता है प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर धनात्मक, तो भाई वास्तविक पे तो हम नेगेटिव ले रहे हैं, ये तो गलत हो गया। बी क्या कहता है, प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक, तो भाई सीधी बात है, अवतल दर्पण में हमारे पास में 6 कंडीशन बनती हैं, और एक कंडीशन जो होती है वो आभासी होती है,
वर्चुअल होती है। और वर्चुअल के लिए मैं बता रहा हूं प्लस है, तो यहां ये कह रहा है प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक, यहां तक तो ठीक है। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक, और अगर वास्तविक है तो ऋणात्मक। भाई दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब का आभासी है तो धनात्मक है, और प्रतिबिंब कैसा है, वर्चुअल है, सॉरी रियल है, वास्तविक है, तो फिर कैसा है, ऋणात्मक है। और ये बात मैंने बता दी, अगर इमेज सीधी है तो आभासी होगी और साइन कैसा लेंगे, प्लस लेंगे, और ये उल्टी है तो वास्तविक होगी और साइन कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। अब समझे अच्छे से, बिल्कुल भाई अच्छे से समझाने के लिए तो आए हैं। ये जो आपके ग्रुप डी में जो चल रहा है पीवाईक्यू, तो यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए आए हैं। और अब और अच्छे से समझना है तो भाई बैच ले लो, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, पौधे का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पौधे में ऐसा क्या होता है जहां पे वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, जो वेस्ट है पेड़ के लिए जरूरी नहीं है, तो वो वेस्ट मटेरियल कहीं ना कहीं पे स्टोर हो जाता है। हम लोग तो वेस्ट को बाहर कर देते हैं, हम लोग तो वेस्ट को क्या कर रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं, लेकिन पौधे में कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो कहां होता है ये पूछा गया है। तो आपके पास में जो आपको मैंने यहां पे दिखाया है, ये क्या है, ये आपकी प्लांट सेल है, पौधे की बात हो रही है। अगर पौधे की बात हो रही है तो ये सेल कैसी है, प्लांट है। और प्लांट सेल में अगर मैं इसकी बात करूं ना, सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है, सबसे ज्यादा पार्ट होता है वैक्यूल्स का। किसका होता है, वैक्यूल्स का, रिक्तिकाओं का। और इस रिक्तिकाओं में होता क्या है, जो वेस्टेज होती है ना उसको स्टोर किया जाता है। तो पेड़ के अंदर जो भी वेस्टेज होगी वो स्टोर हो जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। भाई एएसपी सी आंसर नहीं होगा, सी इसलिए नहीं होगा, ये होता है प्लास्टिड। और प्लास्टिड वेस्ट मटेरियल थोड़ी है, प्लास्टिड की वजह से कलर आ रहे हैं। कैसे कलर, आपने देखा होगा भाई हरा कलर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या, उसमें क्लोरोप्लास्ट है। आपने देखा होगा पेड़ में जो फल होते हैं उनके कलर अलग अलग होते हैं। तो प्लास्टिड क्या है, वो रंग देने वाला पदार्थ है। ठीक है, वो पिगमेंट है जिसकी वजह से रंग आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे बात आती है 6 की, तो 6 क्या कह रहा है, 6 कहता है सीमा है। ठीक है, जो हमारे बैच में तो या फिर जो हमारे साथ में तो कोई है नहीं सीमा, मान लेते हैं अमन है। ठीक है, ये क्या है, नींबू निचोड़ रहा है। अमन ने क्या किया, नींबू निचोड़ा। जब उसने नींबू निचोड़ा तो क्या किया, रस को एकत्र किया। तो भाई हमने बोला निमोड़ा वाला जो नींबू है, इस नींबू को क्या कर दिया, निचोड़ दिया। और जब नींबू को निचोड़ा ना, तो इससे क्या निकलेगा, इससे तो रस निकलेगा। और ये रस जो है ना, जब ये रस कैसा होता है आपको पता है, ये रस कैसा होगा, ये खट्टा होगा और बहुत अच्छे से खट्टा होगा। और खट्टा है इसलिए इसे क्या कह देते हैं भाई, एसिडिक होगा। ठीक है, ये बात को ये पता है, यहां पर नींबू होता है, नींबू का रस जो होता है वो खट्टा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। मैंने क्या किया, या फिर अमन ने किया कि इसमें थोड़ा जल मिला दिया। इसके अंदर क्या किया, जब हमने यहाँ पे क्या किया, नींबू को निचोड़ा, तो नींबू निचोड़ने पे यहाँ पे क्या था, ये नींबू का पानी था, ये जो रस निकल के आया। अब इसमें क्या किया, मान लो मैं दूसरी कंडीशन बना दूं, मैंने यहाँ पे नींबू का रस था और इसमें मैंने पानी और मिला दिया, तो ये इतना भरा दिया, मैंने भर दिया। फिर उसे महसूस होता है कि खटास कम हो जाती है, ये तो पता है, अगर हम पानी मिला देंगे तो खटास तो कम होगी। खटास कम हो गई, फिर क्या होगा, जल मिलाने से हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, जब हम अम्लीय पदार्थ की बात करते हैं तो अम्लीय पदार्थ में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। और अगर यहाँ पर बेस की बात होती, क्षार की बात होती, तो उसमें OH नेगेटिव आयन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव होगा। जब हमने यहाँ पे मिलाया तो H पॉजिटिव ही था। पानी मिलाने पर क्या होगा, अब मैंने इस अम्लीय पदार्थ में पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने पर क्या होगा, क्या H पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, या उतने ही रहेंगे, बताओ भाई। यहां पर H पॉजिटिव आयन तो उतने ही रहने वाले हैं, लेकिन क्या होता है कि जब मैंने पानी मिलाया ना, तो पानी की डेंसिटी या फिर कह देंगे कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो यहां पे कम हो जाता है। क्या हो जाता है,
कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, वो घट जाता है। क्यों घट गया? क्योंकि मैंने मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मान लो किसी भी इस बर्तन में क्या था कि कोई कंसंट्रेशन वाला पदार्थ यहाँ पे क्या होता रखा हुआ था, भरा भाई बहुत ज्यादा मिट्टी है इसके अंदर, चलो मैंने मान ला मिट्टी ले ली, तो मिट्टी रखी है इसमें। मिट्टी जब इसमें कुछ नहीं है तो मिट्टी है, तो मिट्टी का कहेंगे भाई इसकी डेंसिटी अच्छी खासी होगी। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मिला दिया पानी, और जैसे ही मैंने पानी मिलाया तो मिट्टी के कण क्या है, दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर हो जाने से क्या होगा, ये कंसंट्रेशन जो होगा इसका ना, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन कम हो गया तो यहां पे क्या हुआ, ये जो पानी है वो पानी के पूरी सब में पानी में मिल गया, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सांद्रण क्या होता है, ये आपका H आयन अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इसका मतलब क्या है, वो घट जाएगा। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ भाई खट्टा होता है, खाने की थोड़ी बोला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हमारे पास में क्या है, 1000 वॉट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। आपके पास में एक हीटर है, ठीक है, और हीटर की पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर इसमें दे रखी है 1000 वाट, और इस 1000 वाट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 किलो वाट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर को मैंने क्या किया, 5 घंटे के लिए रोजाना उपयोग किया, तो हमें टाइम दे रखा है कितना, 5 घंटे दे रखा है कि मैं 5 घंटे इस हीटर को रोजाना जलाता हूं, चोरी की बिजली से नहीं, जो नॉर्मल बिजली हमारी आती है जिसका बिल लगता है वो वाली बिजली। ठीक है, तो 1 किलो वाट का कोई उपकरण है। अब आप बताओ, अगर मैं 1 किलो वाट के उपकरण को 1 घंटे अगर चलाऊं तो यहां पे जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट मिलेगी मुझे, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आपसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि रोजाना मैं कितने घंटे चला रहा हूं, ये मैं डेली बेसिस पे चलाता हूं, और अगर डेली बेसिस पे चला रहा हूं तो कितनी यूनिट बनेंगी, तो 1 किलोवाट के उपकरण को मैं अगर 5 घंटे चलाता हूं तो मुझे यहां पर जो यूनिट पे मिलेंगी वो कितनी होंगी, 5 यूनिट खर्च की मैंने कितनी कंज्यूम की, तो रोज की खपत मेरे पास में कितनी है, 5 यूनिट। कहता है कि 6 रुपए यूनिट लगता है पैसा, 1 यूनिट का 6 रुपए लगता है, तो इस आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत कितनी होगी। भाई मैंने पूरे सितंबर माह चलाया, तो सितंबर माह की अगर ये बात कर रहा है तो आप बताओ सितंबर में दिन कितने होते हैं। भाई सितंबर में होते हैं 30 दिन। कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। मैंने रोजाना कितनी यूनिट खर्च की है, 5 यूनिट खर्च की है, और कितनी यूनिट मैं 30 दिन में खर्च करूंगा, 5 यूनिट में 30 दिन खर्च करूंगा, तो मुझे पता चला कि मैंने टोटल जो यूनिट खर्च की वो कितनी, 150 यूनिट खर्च की। ठीक है, लेकिन 1 यूनिट का पैसा कितना है, 6 रुपया है, तो आप बताओ कि 150 यूनिट का पैसा कितना लगेगा, तो 6 रुपए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 900 रुपए। तो मैं कितना रुपया खर्च कर रहा हूं यहाँ पे, या कितनी लागत है, 900 रुपए की बिजली को खर्च कर रहा हूं अगर मैं 1 किलोवाट के उपकरण को 5 घंटे के लिए 30 दिन तक चलाता हूं, तो 6 रुपए के अकॉर्डिंग 900 रुपए मुझे देने होंगे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ, आ गया, नहीं आया तो बोल दो भाई, कोई बात नहीं है, बता देंगे दोबारा से। बोल दो जल्दी, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि रक्षक कोश कहाँ होते हैं। भाई आपको पता है गार्ड सेल होते हैं, कहाँ होते हैं, अब ये बोलोगे कहाँ होते हैं, तो आपने देखा होगा पत्तियां होती हैं। ठीक है, अब पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखते नहीं है, लेकिन ये जो है ये आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे छिद्र यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। इन छिद्र को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्टोमेटा, और हिंदी में कहते हैं इसे रंध्र। क्या कहते हैं इसे कहते हैं रंध्र। अब मान लो रंध्र के दोनों तरफ में आप देख पा रहे होगे कि दोनों तरफ में ये छेद है, और इसके चारों तरफ दोनों तरफ में क्या है, दोनों तरफ में यहाँ पे गार्ड सेल हैं जो रक्षक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये दिख रही होंगी, ये क्या है, ये बीच में आपको छेद दिख रहा होगा, और साथ दोनों तरफ में क्या दिख रही है, ये आपकी गार्ड सेल कहलाती हैं। ठीक है, अब इनका यूज क्या है, तो आपने बोला कि मान लीजिए अब हमारे पास में पत्ती के पास में पानी की मात्रा हो जाती है ज्यादा, तो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाने पर स्टोमेटा क्या कर जाए, खुलता है,
और सन की रेज पड़ने पर पानी जो होता है ना बाष्प बन जाता है और उड़ जाता है एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, ठीक है, क्योंकि पानी उसे चाहिए नहीं ज्यादा, पत्ती को पानी इतना नहीं चाहिए, उसके पास है। एक्स्ट्रा पानी के लिए क्या करेगी, पत्ती की जो गार्ड सेल ना इनमें पानी भर जाता है, रक्षक कोशिकाओं में पानी भर जाता है, और जैसे ही एंटर करता है ना तो ये गार्ड सेल क्या है, फूल जाती है। और अगर ये फूल जाती है ना तो ये स्टोमेटा जो होता है ना ये खुल जाता है। आप ये देख पा रहे हो ये फूली हुई नहीं है, ये क्या है, ये क्लोज्ड है, ठीक है, तो स्टोमेटा खुला हुआ नहीं है। लेकिन यहां वाले पार्ट में आप देखोगे कि ये खुली हुई है, और खुली हुई होने का मतलब है कि इसके जो सेल है ना गार्ड सेल, इस गार्ड सेल में पानी की मात्रा भर चुकी है, जिसकी वजह से ये फूल गया है, और फूलने की वजह से इसने जगह छोड़ दी, और जगह छोड़ने का मतलब है कि गार्ड जो यहाँ पे स्टोमेटा है वो खुल गया है। और खुलने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है सन के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा या बाष्प बना दिया जाएगा। यहां पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहता है रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश। बिल्कुल बात है, मैंने यही तो बताया, रक्षक कोशिकाओं में पानी एंटर कर गया, और पानी एंटर करने पर इसमें क्या हो जाता है, ये फूल जाते हैं, और अगर ये फूल जाते हैं ना तो फूलने पर जो यहाँ पे स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है ना, वो खुल जाता है, और खुल जाएगा तो एक्स्ट्रा पानी जो है बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? आई है तो जल्दी से यस करो, नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा से देख लेना। बिल्कुल, अब आए आंसर, जब मैंने बता दिए तब आंसर आ रहे हैं, पहले किसी का आंसर नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, ठीक है। 9 क्या कहता है, चलो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हमारे पास में 3 कथन दिए गए हैं, और इन तीनों कथन में से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन क्या है, सही है। पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना ये तापमान से स्वतंत्र होता है, यानी ये निर्भर नहीं करता, ये अलग है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं, क्या कहना है मुझे, कि मैंने बनाया कोई एक वायर, ये मान लो कोई वायर है, ठीक है, और वायर जो है इसके पास में रजिस्टिविटी होती है, और इसके पास में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। लेकिन जब हम रजिस्टिविटी की बात करते हैं ना, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो रजिस्टिविटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, और अगर रजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से अगर रो चेंज हो रहा है तो ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहा है भाई ये तो इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर आपका ए वाला जो कथन है ये हो जाएगा गलत, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, ए वाला कथन हो जाता है गलत, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ता है, चेंज होती है, ये तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। बी क्या कहता है, किसी चालक के टर्मिनल के बीच में वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो यहां पर मैं फिर बात करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में है कोई वायर, और इस वायर के पास में आपको पता है हमारे पास में, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, प्रतिरोध की बात करूं, तो मैंने प्रतिरोध ले लिया 20 ओम का, और अगर मैं 20 ओम का प्रतिरोध ले रहा हूं, अब मान लीजिए वोल्टेज दे दिए मैंने, इसको करंट भी दे दिया, वोल्टेज देने पर क्या होगा, क्या वोल्टेज देने पर रेजिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहना है। मैं वोल्टेज चाहे कम दे दूं, मैं क्या करूं, वोल्टेज कम दे दूं, तब भी आपका रेजिस्टेंस वही रहना है। वोल्टेज ज्यादा दे दूं तब भी क्या होगा, रेजिस्टेंस वही रहना है, ठीक है। सेम तार है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, चाहे वोल्टेज ज्यादा हो जाए वोल्टेज कम हो जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो कह रहा है प्रतिरोध तो अधिक हो जाएगा, नहीं होगा भाई, बी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, गलत है। अब लास्ट की बात करते हैं, सी क्या कह रहा है, चलो सी को भी देखते हैं। प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है, तो भाई ये तो बात सही है, हमने अभी भी लिखा है रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है, तो यहां पर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ओनली सी जो ऑप्शन नंबर ए में है ये सही होगा। आया समझ, यहां पर प्रतिरोध जो है वो तापमान के स्वतंत्र नहीं होता,
टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रजिस्टिविटी चेंज होती है। अगर यहाँ पे टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा तो रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर जो है वो हर तार का अलग अलग होता है, जितना दिया गया है उतना ही रहेगा, वोल्टेज चाहे ज्यादा हो जाए वोल्टेज चाहे कम हो जाए। सी कहता है प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है, तो बिल्कुल है भाई, हमने खुद लिखा है आर जो है ओम होता है, आर का मात्रक। यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब बात आती है आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हमें दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, और इस 10 में क्या दिया है भाई, यहां दिया है रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। क्लॉटिंग की बात कर रहा है। आपको पता है कि शुरुआत आपने कभी कभी रोजाना भी अगर देखोगे कि आसपास कभी ना कभी लग जाती है, चोट लग जाती है। चोट लगने पर आपने देखा कि ब्लड बहता रहता है, ठीक है, छोटी मोटी जो चोट होती है। अब तुम कहोगे भाई बड़ी चोट है, बहुत ज्यादा गड्ढा सा हो गया है, अब यहाँ पे ये तो हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जब हल्की फुल्की चोट लग जाती है तो वहां पे आपका जो ब्लड बह रहा होता है, और ब्लड जो बह रहा होता है आप थोड़ी देर बाद देखते हैं ना, थोड़ी देर बाद उसमें क्या होती है, क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड जमने लग जाता है, और उसके बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है। होता है कि नहीं होता भाई, सबके हुआ होगा कि अगर ब्लड बह रहा है तो थोड़ी देर बाद ब्लड में क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही पूछा गया है कि जो ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प कर रहा है ना, निर्माण करने में हेल्प कर रहा है ना, वो कौन है। आरबीसी है, मेरे मुंह से आरसीबी निकल रहा था, टीम आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन या फिर वाइट ब्लड सेल्स। तो आपको अगर मैं बता दूं ये चारों पार्ट जो दे रखे हैं ये किसके हैं, ये तो ब्लड के पार्ट हैं, ठीक है, ये ब्लड में मिलते हैं। लेकिन यहां पे जो रक्त का थक्का होता है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना, उसमें जो हेल्प करता है वो कौन होता है, प्लेटलेट्स होती है, बिम्बाणु होता है। और इसमें बिम्बाणु बनाने में हेल्प कौन करता है, यानी इसके क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला कौन होता है, तो वो होता है कौन सा, विटामिन। क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला विटामिन होता है के। विटामिन के की वजह से यहाँ पे रक्त का थक्का जमता है, और प्लेटलेट्स की वजह से। इसके अलावा कैल्शियम भी हेल्प करता है जो इसकी क्लॉटिंग होती है ब्लड की। आया समझ। त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग। ठीक है, बहुत लेट हो गए भाई, 6:30 बज गए और आपकी आधी क्लास हो चुकी है, यानी 20 क्वेश्चन अगर मैं मान लूँ तो 10 हो चुके हैं। तो इतना लेट आने का मतलब क्या है, जल्दी आया करो भाई, शाम को 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, शाम को 6 बजे मेरे द्वारा आपको साइंस पढ़ाई जाती है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी क्लास स्टार्ट होती है ये बात कहता हूँ, लेकिन नहीं, हमें तो लेट आना है, हम तो लेट आएंगे। सॉरी कहने से आपकी क्लास क्या है, आपकी क्लास तो छूट गई भाई। इसके अलावा ये क्लासेस जो मैंने पढ़ाई आपको ये कैसी लग रही हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे द्वारा आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। अब आपके लिए ये तो पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, लेकिन अगर आपको क्या करना है, हमारे साथ में थ्योरी और कंसेप्ट को समझना है, तो भाई आप चले जाओ प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, यादबिन स्मार्ट क्लासेस, सर्च करेंगे तब मिलेगी। तो सर्च करने पर आपको यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड क्यों करना है, क्योंकि हम आपको पढ़ाने वाले हैं ग्रुप डी, और इस ग्रुप डी में चैंपियन बैच हमारे द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। और इस बैच में आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं, लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज के अलावा यहाँ पे आपको हम नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाने वाले हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। और जो डाउट है, मुझे लगता है डाउट रहने ही नहीं वाला, आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको डाउट आ ही नहीं रहे होंगे। अगर आपको पीवाईक्यूज में डाउट नहीं आ रहे तो मुझे लगता है थ्योरी में भी आपको डाउट नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लासेस लेनी है, पढ़नी है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इसमें केवल 399 रुपये, मात्र 399 रुपये पे करने हैं। और इस 399 रुपये में आपको साइंस मिल जाएगी, आपको जीएस मिल जाएगी, आपको मैथ्स मिल जाएगी, और इसके अलावा रीजनिंग मिल जाएगी। यानी चारों सब्जेक्ट जो है ना, ये चारों सब्जेक्ट आपको मात्र 399 की छोटी सी रकम भाई इसमें मिलने वाला है। भाई अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होगे तो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये लग रहे होंगे, हो सकता है ज़्यादा भी लग रहे हो। अगर आप कहीं और ऑनलाइन देख रहे होगे तो वहाँ पे 1200, 1500, 4000, 2000 इस तरीके के कोर्स लिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 400 रुपये का है, वो भी 400 में 1 रुपये कम है, 1 रुपये की भी वैल्यू है। ठीक है, तो इस बैच को आप ले सकते हो हमारी एप्लीकेशन पे जाके। अब बात करते हैं आगे, पढ़ाने कौन वाला है, तो साइंस तो भाई मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स कौन पढ़ाने वाला है, तो यादबिन सर पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आने वाला अगर आप यादबिन सर के द्वारा मैथ्स की क्लासेस पढ़ते हैं तो।
जीएस की बात करेंगे तो ललित सर, इनके पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया होगा, ट्रिक से भी पढ़ाते हैं अगर आपने डेमो क्लासेस ली होंगी। और ये तीनों क्लासेस की आपको डेमो क्लासेस भी हमारी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, और आप हमारी यूट्यूब पर जाकर भी आप हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं कि हम किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, अपडेटेड नोट्स देने वाले हैं, कोई भी पुराना चेपने की कोशिश नहीं करेंगे भाई, अपडेटेड देंगे जो कि आपका एग्जाम में आने वाला है। तो भाई जल्दी कीजिए, ऑफर मात्र कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद में आपके फिर से हमारी जो क्लासेस है वो थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी, करनी पड़ेंगी भाई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आप इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद सोचो क्या आंसर हो सकता है। यहां पे क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है भाई, ऊष्मीय अपघटन से समझने से पहले मैं बात करता हूं भाई, हम पहले अपघटन ही समझ जाएं। भाई पहले ऊष्मीय दिया है उसको तो छोड़ दो, अपघटन की बात करते हैं। हमसे अपघटन अभिक्रिया की बात की गई है, और जब मैं अपघटन अभिक्रिया की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास में एक अभिकारक है। क्या है? एक अभिकारक है, और ये एक अभिकारक है ना, ये आपका दो पार्ट यानी दो उत्पाद देगा। तो मैंने कहा बी प्लस सी दिए, तो यानी इसने क्या किया, दो उत्पाद दिए। और मैं कहता हूं भाई दो नहीं, ये दो से ज्यादा भी देगा, ये दो नहीं, दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट अगर बना दे तो इसका मतलब क्या है, ये अपघटन रिएक्शन है। कैसी है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब यहां पे बात की जा रही है कि ऐसा क्या है जो ऊष्मीय अपघटन की बात कर रहा है, क्योंकि चारों को अगर मैं देखूं तो ये भी एक अपघटन, एक आपका यहां पे अभिकारक है और दो प्रोडक्ट दे रहा है, ये भी दो दे रहा है, ये भी अकेला था लेकिन दो दे दिए, ये भी अकेला था दो दे दिए। अब मैं कौन सा लगाऊं भाई? तो भाई एक बात याद रखना, जब भी ऊष्मीय अपघटन की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि हमें ऊष्मा देनी है। ठीक है, और इनमें से हीट अगर हम देंगे ना तो इसे कहेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो जैसे आपको यहां पे दिख रहा होगा, सबसे पहला जो ऑप्शन है ZnCO3, ये क्या है, इसमें हमने यहां पे ऊष्मा दी है। ठीक है, क्या किया हमने, इसमें हमने ऊष्मा दी, जिंक कार्बोनेट को हमने क्या किया, ऊष्मा दी, गर्म किया। गर्म करने पर ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। क्या क्या देता है, जिंक ऑक्साइड ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दोनों देता है। ठीक है, लेकिन बाकी का आप देखें, मैं कह रहा हूं AgCl या फिर मान लो H2O वाला देखोगे तो इसमें हम क्या देते हैं, हीट नहीं देते, इसमें हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं, और करंट प्रोवाइड करने पर जल जो होता है ना, ये H2 और O2 में चेंज हो जाता है। आया समझ? तो ये बात आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन सामने आ गया, अब तो उसमें मुझे ही अलग साइड में होना पड़ेगा। आप पढ़ो, लेट हो गया भाई, कितने लेट हो जाओगे? कोई बात नहीं है, आंसर तो दे दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर। लेकिन हाँ, यहां लेट होना चलता, आगे जो एग्जाम है ना उसमें लेट मत हो जाना, उसमें दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हमारे पास में क्या है, कथन दिए गए हैं दो। ठीक है, इन दोनों कथनों के आधार पर मुझे बताना है ये दोनों कथन गलत हैं, हो सकता है दोनों कथन सही हो सकता है एक ही कथन सही हो, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। इस आधार पर मुझे इसका बताना है। कल अगर मेरी क्लास ली होगी ना, तो क्लोर एल्कली पढ़ाया था मैंने। क्या पढ़ाया था? क्लोर एल्कली बताया था। तो क्लोर एल्कली की अगर मैं बात करूं तो मैंने कल बताया था कि क्लोर का मतलब होता है आपका क्लोरीन। क्लोर का मतलब क्या है? क्लोरीन। और एल्कली का मतलब है कि मुझे कोई इसमें, और एल्कली का मतलब क्षारीय विलयन भी मिल रहा होगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास था क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड था। इसके अलावा मेरे पास में क्या था, पानी था। और इन दोनों को एक कंटेनर में रख के मैंने क्या कर दिया, करंट प्रोवाइड कर दिया। और जैसे ही मैंने करंट प्रोवाइड किया ना, तो मुझे NaOH मिला, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। इसके अलावा क्लोरीन को अलग कर दिया मैंने, क्लोरीन बन गई, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्लोर अल्कली मेथड में तीन चीजें पता चलती हैं, और वो तीन चीजें कौन सी हैं, NaOH, Cl2 और H2। अब पढ़ते हैं कथन। कथन फर्स्ट कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर अल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो भाई यही बात तो बताई है मैंने, क्लोर अल्कली प्रक्रिया के द्वारा यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना, तो पहला कथन सही हो गया। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेसे, जैसे रेयन होता है यानी आर्टिफिशियल फाइबर जो होता है ना,
उसके लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, कि आप मेटल को साफ कराते हैं ना, मेटल को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप अगर साबुन बनाने जाते हैं ना, साबुन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे पेपर की इंडस्ट्री, कल भी बताया था मैंने, पेपर की इंडस्ट्री जो होती है ना, इसमें इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा भी कई कुछ होता है। हाँ जी भाई हाँ, कि जो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम फाइबर होता है, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कथन सेकंड था, ये भी सही है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। तो दोनों कथन सत्य में ऑप्शन नंबर बी में दिखता है। डी गलत हो चुका है, एएसपी डी नहीं होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की और मुझे लगता है समझ में आया होगा। कोई बात नहीं है, श्योर नहीं था लेकिन अब श्योर हो चुका होगा, आपने देख लिया होगा किस किस के में यूज किया जाता है। वही ग्रीसिंग जो होती है, मेटल पे ग्रीसिंग टाइप की जम जाती है ना, उसको साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। साबुन बनाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। पेपर बनाते हैं तो पेपर बनाने में इसका यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर का यूज करते हैं तो वो भी हमारा, ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते, एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं। और उससे एनसीईआरटी में लाइन पूरी पूरी लाइन लिखी हुई है, सेम लाइन जो मैंने यहां पे बोली है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं भाई, कहीं से नहीं जाना। कोई भी आपके मन में आए कि ये बुक ले लूं वो बुक ले लूं ना, एनसीईआरटी पढ़ लो। आपके एग्जाम का वहां से, सारे एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सारे एग्जाम से वहीं से आता है। बस इंटर में नहीं आता। अगर आप कहो 11 12 10th में तो 70% ही आता है। हम तुक्का लगाते सही हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया। अगर आपके तुक्के 100% सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता कि अगर 100% आपके तुक्के सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। आ जाओ इस पे। एक 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो भाई श्रेणी क्रम क्या होता है? लो, ये होता है श्रेणी क्रम। एक ये है और एक ही वायर में ये लो, दोनों मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब इनको मैंने कहीं ना कहीं बैटरी से भी जोड़ूंगा, तो मैंने लो बैटरी भी बना दी। ठीक है, दी नहीं है लेकिन मैंने बना दी। अब इसमें कह रहा है एक तो 2 ओम का है, लो भाई 2 ओम का, एक है 4 ओम का। जब भी श्रेणी क्रम में अगर ये संयोजित होंगे तो यहां पे इनको जोड़ने का तरीका क्या है? डायरेक्ट जोड़ दो। क्या जोड़ना है? 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 ओम होगा। और देख लो 6 ओम किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन जो कि आपसे ग्रुप डी में पूछा गया था। इससे ज्यादा इजी बताओ क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ? संजीव ठाकुर ने दे दिया आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अमन का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव मस्तिष्क की बात की जा रही है। भाई सबके पता है, सबके पास में माइंड होता है, किसी के पास में नहीं होता। कोई कहता है किसी के घुटने में होता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम कहेंगे कि मानव मस्तिष्क सबके पास में है। उसका कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? भाई उल्टी आ जाती है, कभी कभी किसी ना किसी कंडीशन पे उल्टी आ ही जाती है। कोई हो सकता है यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने पर उसे उल्टी आ जाती है, या फिर मान लो कोई ऐसी चीज़ खा ली तो उससे उल्टी आ जाती है, या फिर हमारे पेट में ऐसी बहुत ज़्यादा गैस बन जाए तो उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है? एक प्रक्रिया ऐसी है जो अनैच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया? अनैच्छिक। क्या हम चाहते हैं ये इच्छा के अनुसार हो रहा है? नहीं भाई। क्या मैं कहता हूँ भाई मुझे तो उल्टी आ जाए, लाओ मैं कर देता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। ये कौन करवाता है? ये ब्रेन करवाता है। ठीक है, अब ब्रेन में भी पार्ट होते हैं। माइंड में ब्रेन जो होता है ना, भाई कई पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ब्रेन का पार्ट एक होता है फोर ब्रेन, एक ये हरा वाला पार्ट दिख रहा है ये मिड ब्रेन, और बाकी का पार्ट जो दिख रहा है ये आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं और हिंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। अब मैं बात करूं कि अनैच्छिक क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तो मैं कह दूं इसको कि हिंड ब्रेन के द्वारा होती है। अब यहां पे आपके माइंड में आ गया होगा हिंड ब्रेन, तुरंत आंसर दे दोगे, तो आंसर तो हमारा हिंड ब्रेन ही हो गया। लेकिन हिंड ब्रेन के भी पार्ट होते हैं भाई। अगर आपसे हिंड ब्रेन के अलावा भी पूछ लेता तो पार्ट होता है इसका सेरेबेलम। ठीक है, इसके अलावा एक पार्ट होता है पोन्स, और तीसरा पार्ट होता है जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो इन तीनों में से जो अनैच्छिक क्रिया है उल्टी का आना, वो किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछ ले तो मेडुला अनैच्छिक क्रिया जो होती हैं, इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं, इनको कंट्रोल करता है। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई हमारे में सलाइवा आता है,
क्यों आ रहा है, बीपी को, बीपी जो होती है ये क्यों है, ये सब किसकी वजह से, मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अब आपको शायद दिख जाएगा। अब बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो ये दिया है वनों का संरक्षण। क्या दिया है, वनों का संरक्षण दे रखा है। अब आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी, भाई सबने सुनी होगी और बहुत बुरा भी लगा था कि हैदराबाद में हमने वन को काटना स्टार्ट कर दिया है। और काटना 14 कुछ एकड़ का, बहुत ज़्यादा, एक 14 यानी कितना एकड़ का याद नहीं है, लेकिन हैदराबाद में हमने काटना स्टार्ट किया है और जो भी जानवर थे उनको वहाँ से हटाना स्टार्ट कर दिया, किया कि नहीं, और रात रात में काट दिया, है कि नहीं। ये खबर आपने सुनी होगी। अब बात यह है कि वनों के संरक्षण के लिए बस क्वेश्चंस आते हैं, करता कोई नहीं है। यानी उनको संरक्षण करने की बात आती है तो करता कोई नहीं है, क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैसे करना चाहिए, तो वो क्वेश्चन के आंसर हमें आने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में 6 कितने दिए हैं, 7 चीजें दी हैं। इन 7 में से बताना है क्या कि वनों का, हाँ 400 एकड़, बिल्कुल अमन कुमार, 400 एकड़ जो थे वो वन की कटाई चल रही है और ये गलत है भाई, बिल्कुल। यहां पे बताना है क्या कि इनमें से कौन कौन से सही होंगे। ठीक है, अगर मैं ये कहूंगा पहला जो दे रखा है वृक्ष की नियमित एवं नियोजित कटाई, तो आप ये इस ऑप्शन को देख के गलत कर दोगे। क्या कह रहा है, नियमित एवं नियोजित कटाई। भाई नियोजित कटाई का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे काट दो, नियोजित कटाई का मतलब है कि एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं उनको हटा दो। तो ए ऑप्शन यहाँ पे जो एक कथन है वो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कहता है वनों की आग पर नियंत्रण। भाई अगर मैंने आग पर नियंत्रण पा लिया ना, आग पर अगर मैं नियंत्रण पा लूं तो मैं वनों को बचा सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। तो ए और बी तो मुझे सही दिख गए और ए और बी मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, और आंसर आपको यहीं पे मिल गया। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, आपको मिल गया आंसर। बाकी सड़कों का निर्माण, तो भाई हम वहां सड़कें बना देंगे वनों को काट के, तो वनों का संरक्षण हो जाएगा, नहीं होगा। एकल कृषि रोपण, तो भाई एकल क्या, एक तरह एकल कृषि रोपण करेंगे तो वहां पे और अच्छी चीजें होंगी, कृषि का रोपण करेंगे तो हमारा वन और बढ़ेंगे, तो ये भी सही है। यहाँ पे ई कहता है क्या, सॉरी डी नहीं, डी गलत है। ई क्या कहता है, वन रोपण पुनर्विनीकरण को बढ़ावा देना, तो हम क्या कर रहे हैं, वन का रोपण कर रहे हैं, कृषि नहीं, रोपण कर रहे हैं वन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और क्या होगा, वन के उत्पादों का उपयोग, बिल सही सही है, मवेशियों को चराएंगे और भूमि साफ कर देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या कहलाती है। यहां पे कह रहे हैं कोई चालक है, तो मैंने माना ये कोई चालक है, इसको मान लो कोई चालक, ठीक है। अब क्या कहता है, चुंबक है, यहां पे मान लो ये है चुंबक। अब इस चुंबक में क्या हो रहा है, सापेक्ष गति के कारण, अब मैं इस चुंबक को आगे ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, आगे ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, ये हरकतें ऐसी करते रहूं, तो क्या होगा, इसके बीच ना करंट होना स्टार्ट हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, यानी करंट फ्लो हो जाएगा। अगर मैं इस चुंबक को आगे और पीछे करता रहूं ना, इसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और करंट अगर फ्लो होना स्टार्ट हो गया ना, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक भी आ गई और मैग्नेटिक, मैग्नेट तो था ही उसमें, तो इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा 16 का, और आंसर एएसपी ने दिया है तुक्का, इस बार एएसपी भाई गलत हो गया, कोई बात नहीं है, हो जाता है, तुक्के हर दिन काम नहीं आते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि क्रमशः H पॉजिटिव आयन से आता है और OH नेगेटिव किससे आता है, ये पूछा गया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, कल के पेपर में, कल का अगर आपने प्रैक्टिस करी हो ना तो उसमें आता है। उदासीनीकरण का मतलब होता है कि अगर मैं एसिड के साथ बेस की अभिक्रिया करा दूं तो इस कंडीशन पे मुझे जो सॉल्ट मिलेगा और इसके अलावा मुझे पानी मिलने वाला है, यही जो अभिक्रिया कहलाएगी, ये अभिक्रिया आपकी उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, कल वाली रिएक्शन अगर मैं ले लूं तो HNO3, ठीक है, HNO3 की अभिक्रिया मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही कराई तो मुझे सॉल्ट मिला, क्या मिला,
पोटेशियम नाइट्रेट मिल गया, और इसके अलावा मैंने बोला पानी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ HNO3 क्या है, ये भाई आपका एसिड है, और ये क्या है, ये है आपका बेस। और मैं अगर एसिड की बात करूं तो यहाँ पे H क्या है, एक H पॉजिटिव आयन है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन है, और जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिले तब H2O बन गया। तो आपका एसिड जो है, एसिड के पास H पॉजिटिव आयन होते हैं और बेस के पास OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो H पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, H पॉजिटिव के लिए आएगा एसिड, और इसके लिए क्या आएगा, बेस आएगा। तो एसिड और बेस किस में दिए हैं, तो वो दिए हैं ऑप्शन नंबर डी में। लो, संजीव ठाकुर ने बताया बी। संजीव भाई गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। एसिड वाला जितने भी पार्ट होते हैं उसके अंदर H पॉजिटिव आयन की संख्या ज्यादा होती है, और जो क्षार होता है उसके अंदर OH नेगेटिव आयन की संख्या ज्यादा होती है। तो इस वजह से इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो बेस, यहाँ पे जो अभिक्रिया मैंने बताई वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया की बात होगी तो वहां पे एसिड की जो अभिक्रिया है वो बेस से कराई जाएगी, तब जाके जो सॉल्ट मिलेगा ये हमारा क्या है, न्यूट्रल कर देता है उस सॉल्ट को। इस वजह से इसे न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया यानी रिएक्शन कहते हैं। आया समझ? और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, सॉरी की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ थोड़ी ना, इतनी बड़ी गलती थोड़ी कर दी है। सॉरी तब कहना जब आप एग्जाम में गलत करके आओ। यहाँ पे गलत करने का मतलब है कि आप हमारे साथ इस जो भी आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं इनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करी है और आपने फोकस बढ़ाया है। और मुझे लगता है अगर फोकस बढ़ जाता है ना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हमारा फोकस होता है ये गलत नहीं होना। अब आपने इस चीज़ को समझा और बहुत अच्छे से समझा ना, ये गलत नहीं होगा। हमेशा अगर किसी भी चीज़ में हमसे गलती होगी तो उसे अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में अगर आप सीधे बल्ले से खेल रहे हैं ना और आपसे गलती हो जाए, आप हर बार उसी से आउट हो रहे हो, तो आप क्या करोगे, तो आप हर उसको चेंज करने की कोशिश करोगे कि इस बार मैं इसको खेलने का तरीका थोड़ा चेंज करता हूं। तो वही है कि आगे गलती ना होने देना, और उसी की वजह से अब कभी भी ऐसी बॉल दिख जाएगी तो तुरंत मार दोगे, होता ही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में कहा है कि निम्नांकित चित्र, हमें एक चित्र दे रखा है, ठीक है, एक त्रिभुज आकार कांच के प्रिज्म, तो त्रिभुज के आकार का एक प्रिज्म दे रखा है, एक प्रकाश किरण ए बी के अपवर्तन को दर्शाया गया है। तो एक प्रकाश किरण है जो है ए और बी, तो ए बी प्रकाश किरण जो कि कैसी होगी, श्वेत प्रकाश किरण होगी। कैसी होगी, ये श्वेत प्रकाश किरण होगी, यानी सफेद होगी, ठीक है। और सफेद प्रकाश किरण जो है वो जब जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है अपवर्तन। क्योंकि अपवर्तन क्यों हुआ, बाहर है रेयर मीडियम यानी इसे कहते हैं विरल माध्यम, और अंदर है डेंसर मीडियम जिसे कहते हैं सघन माध्यम। तो यहां पे हो गया अपवर्तन। अपवर्तन के बाद ये किरण कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, आगे बढ़ रही है ऐसे। जानी कैसे चाहिए थी, तो आप देख पा रहे होगे ये डॉट डॉट में ई वाली जो कंडीशन दिखा रहा है ये ऐसे जाने चाहिए थी। इसके बाद दोबारा अपवर्तन होता है जब बाहर निकलती है, और इस अपवर्तन में यानी इसे कहते हैं डेविएशन। इसे क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं, विचलन कहते हैं। और आप एक बात नोटिस करोगे कि अगर मैं इन्हें दोनों को यहां पे देखूं कि इसको पीछे बढ़ाऊं, इसे क्या कर रहा हूं, यहां पे पीछे बढ़ा दिया ये वाला पार्ट, और आप इस वाले पार्ट को देख रहे होगे, इसको कलर में ये वाला लेता हूं, इस वाला पार्ट को, दोनों पार्ट को आप देखो, ये कोण हमसे पूछा गया ई ओ और डी, यही तो पूछा गया है। ई ओ डी को कौन सा निरूपित करता है, तो इसे क्या कहेंगे, अगर विचलन हो रहा है, ये सीधी प्रकाश किरण ऐसे थी और ये अपने मार्ग से विचलित हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे तो विचलन कोण कहेंगे ना। विचलन हो रहा है तो विचलन कोण, तो इस कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और इस सेट में आप एक बार नोटिस करिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा प्रिज्म के क्वेश्चन पूछे गए, इसमें सबसे ज्यादा प्रिज्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रिज्म कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी कभी 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन इसी में आए हैं। सोचो, अगर आप एक टॉपिक कर लेते हो ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, किस्मत अच्छी होती है तो किस्मत इतनी बढ़िया हो जाए कि हमें एक टॉपिक से ही 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं 4 से 5 क्वेश्चन तो मेरे आंसर सही हो जाएंगे। और ऐसा होता भी है, क्योंकि अगर आपने 17 अगस्त से आप जुड़े हो और अभी तक जुड़े होगे ना, तो आप इसमें एक बात देख पा रहे हो कि कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं
और रिपीट होने की वजह से वो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहे होंगे। क्लोर अल्कली की बात करूं मैं तो क्लोर अल्कली आपका कई बार आ चुका है, तो आपको समझ में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है, आपको पता चल गया है। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन और यहाँ पे अल्कली का मतलब है क्षार, तो NaOH क्या है, एक क्षारीय विलयन है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर और क्या मिलना है, क्लोरीन मिलेगा, क्योंकि क्लोर की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है ना, हम रोजाना पढ़ रहे हैं तो वो रिवाइज भी हो रहा है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक त्रिभुज आकार कांच का प्रिज्म, एक और आ गया लो प्रिज्म। त्रिभुज आकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच का कोण होता है? ये बोला गया। 19 का आंसर दे दिया बी। चलिए देखते हैं। जैसे मैं अगर इसमें बताऊं कि एक प्रकाश जो किरण है वो सीधे जानी थी और इसमें हो गया डेविएशन, तो डेविएशन क्या है, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे थी जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इस वाली किरण को क्या कह रहे हैं, इस वाली किरण को कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक है, और इस वाली रे को कहते हैं इमर्जेंट रे, जो कि बाहर निकल रही है, इसको क्या कहेंगे, निर्गत किरण। तो इसका मतलब जो कोण मिल रहा है ना हमें ओ, ये क्या है, विचलन कोण क्या कहलाएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण। तो देख लो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच का कोण आपका क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है प्रिज्म के अंदर। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस तरीके से बताता हूं, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे थी, ये यहां से विचलित हुई, ये यहां से फिर विचलित हुई। इसको कैसे जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, और इसको अगर मैं बढ़ाऊं तो इस तरीके से आपका एक कोण बनाएगा। ये वाली रे हमारी जो है इंसिडेंट रे को मैंने आगे बढ़ाया है, और ये वाली जो रे है इसको मैंने क्या, इमर्जेंट रे को आगे बढ़ाया है। तो इस वजह से जो कोण बन रहा है ना इन दोनों को आगे बढ़ाने से, तो ये कोण क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, और जो कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भाई अब आता है जादू की बात, कि एक जादुई हमारे पास में क्या है, एक दर्पण है जादुई। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति खड़ा कर दिया, मैंने कहा कि ये क्या है, ये हमारे पास में कोई एक मिरर है। ठीक है, और इस मिरर के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये गया आपका कोई व्यक्ति, लो ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये है कोई व्यक्ति। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि एक व्यक्ति दर्पण में अपने सिर को देखता है, तो सिर कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है, यानी सिर वाला पार्ट जो है वो हमें कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि सिर यहां तक है, तो इस वाले पार्ट में कैसा दिखता है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, फिर कहता है शरीर को समान आकार, तो ये शरीर है ना यहां तक, ये समान आकार का दिख रहा है, यानी जितना शरीर है उतना ही दिख रहा है। और पैर जो है ना उसके छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो यहां पे क्या है, छोटा आकार दिखता है। तो मैंने तीनों चीजें बता दी, ऐसा मिरर है जिसमें सिर तो बड़ा है, शरीर बराबर आकार का है, और यहां पे पैर जो हैं वो छोटे आकार के दिख रहे हैं। तो ये जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष में, यानी शीर्ष वाला पार्ट ये है, मध्य में और निचले भाग में कैसे दर्पण यूज हुए होंगे। संजीव ने बता दिया ऑप्शन नंबर सी। बाकी मैं बताता हूं कि आप एक बार नोटिस करना कि सब, अगर ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा छोटा आकार बनेगा, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा छोटा आकार बनेगा, तो याद रखना उस दर्पण का नाम क्या है, तो उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, जिसमें क्या होगा, हमेशा छोटा आकार ही बनेगा। जो आपने साइड मिरर देखे ना, साइड मिरर में क्या होता है, बड़ा ट्रक चल रहा होता है, लेकिन वो हमें छोटा दिखता है, हमें दिख रहा होता है पीछे ट्रक आ रहा है, और उस छोटे से मिरर में पूरा ट्रक दिख जाता है, होता है कि नहीं, कार चले, ट्रक चले, कुछ भी चले, हमें वो पूरा दिख रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है, उत्तल दर्पण होता है उसके अंदर, और वो उस आकार को छोटा कर देता है। ठीक है, बी की बात करूं समान आकार की, तो समान आकार आप अपने घर में शीशे देखते होंगे, देखते हो, जितने बड़े खुद हो उतने ही बड़े सामने देखोगे कि मेरा चेहरा इतना है तो इतना ही दिख रहा होगा। मैं अगर एक 6 फुट का हूं तो सामने भी 6 फुट का ही होगा, उसमें क्या 7 फुट के हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दर्पण है ना, ये समतल दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसमें बड़ा आकार दिख जाए
तो भाई ना तो समतल दर्पण में बड़ा आकार दिखता है, ना ही उत्तल दर्पण में दिखता है, तो वो आकार किस में बड़ा दिखेगा, तो वो अवतल दर्पण में दिखेगा। और शेविंग तो बनवाई होगी ना सब लोगों ने, आ गई होगी शेविंग तो शेविंग बनवाने के जाते हो तो सामने जो दर्पण लगा होता है ना, वो शेविंग मिरर जिसे कहते हैं, अवतल दर्पण होता है, जिसमें जो व्यक्ति छोटा हो ना वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है। ठीक है, तो यहां पे कहेंगे कि ये अवतल, समतल और उत्तल होगा। अब देख लो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, अवतल, समतल और उत्तल दर्पण। और आंसर आपका आ चुका है बिल्कुल, संजीव ठाकुर ने बताया उत्तल, समतल, अवतल। भाई ये नहीं बताया कि उत्तल कौन सा वाला है, समतल कौन से वाला है, अवतल कौन सा। त्रिशा शर्मा का भी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो अमन ठाकुर को भी अच्छा समझ में आ चुका है। हाँ जी सर, बढ़िया। तो इसी के साथ में आज की क्लास में जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड जितने थे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो भाई इसी चीज के लिए अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप ऐसा करिए, यादबिन स्मार्ट क्लासेस पर जाइए। किस पे, यादबिन स्मार्ट क्लासेस, जो तो हमारा एप्लीकेशन है। यानी एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, प्ले स्टोर पे, वहां से आप डाउनलोड करोगे तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थ्योरी लेनी पड़ेगी, और थ्योरी पढ़ना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पर। और एप्लीकेशन पे आएंगे तो हमारा एक बैच है ग्रुप डी चैंपियन बैच, और ये चैंपियन बैच आपको चैंपियन बना के मानेगा। ठीक है, और इस वजह से ये बैच जो है ना, चैंपियन आप बनोगे 399 रुपए में। भाई 40,000 की सैलरी उठानी है तो 400 रुपए के कोर्स में कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, 40,000 की सैलरी, लगभग ग्रुप डी में 40,000 तक की सैलरी हो जाती है, तो 40,000 की सैलरी के लिए अगर 400 रुपए का कोर्स मिल रहा है ना, उसमें भी 1 रुपए कम है, तो बनता है ना एक बार कोशिश कर लेते हैं। चलो ठीक है, अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। इसमें हम क्या क्या देने वाले हैं, लाइव क्लासेस देंगे, और लाइव नहीं देख पा रहे हो तो भाई रिकॉर्ड में भी वो अवेलेबल रहेगी। क्लास नोट्स तो प्रोवाइड कराएंगे ही भाई, पढ़ाएंगे तो नोट्स भी देने पड़ेंगे, और नोट्स आपको हैंड रिटन में भी देंगे। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आपकी बेसिक से एडवांस, यानी बेसिक लेवल से लेके जाएंगे और एडवांस लेवल, जिस लेवल तक आपका एग्जाम पूछा जा सकता है उस लेवल तक। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी और डाउट क्लासेस। और ये एग्जाम भाई, ये एप्लीकेशन पे ये कोर्स कब तक रहेगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। चाहे एग्जाम को 6 महीने लगें, चाहे 8 महीने लगें, या फिर 1 साल लगे, आपका ये कोर्स जो है ना अवेलेबल रहेगा टिल एग्जाम तक 399 रुपए में। और अमन कुमार कह रहे हैं ऑलरेडी खरीद रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। क्लासेस जैसे ही एप्लीकेशन का जो चल रहा है ना, एप्लीकेशन अभी चल रही है, एप्लीकेशन के बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन सही हो जाएगी तुरंत आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, अभी रिव्यू है, रिव्यू के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन का भी रिव्यू होता है भाई, तो रिव्यू चल रहा है और हमने कई बार उस पर चलाने की कोशिश की और चल रही है, अब अच्छे से चल रही है। तो 1-2 दिन के अंदर आपकी क्लासेस भी अच्छे से स्टार्ट कर दी जाएंगी। बैच, हाँ वो मैंने समझ लिया आपकी बात को। ठीक है, और अब आपको हमारी जो क्लासेस अभी चल रही हैं, इसको अगर कहीं देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके अदर क्लासेस को भी देख सकते हैं, तो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन क्या पढ़ा रहा है ये भी मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। हम भी जा रहे हैं बैच लेने, तो बहुत अच्छी बात है त्रिशा शर्मा, आप भी ये बैच ले लो, आपको भी बहुत अच्छी लग रहा होगा। अच्छा, और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहती हैं और अच्छे से पढ़ना चाहती हैं, सर साइंस की क्लास कुछ अपलोड नहीं है। भाई साइंस की क्लासेस अभी आपकी हमने डेमो क्लासेस दी थी, वो आपकी एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे दी थी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन का रिव्यू हो जाएगा उसके बाद में आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। ये आपका कंफर्म है कि एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट किया जा रहा है, और इसी वजह से हम आपका जोरों से प्रचार कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छा से प्रचार समझ में प्रचार क्यों कर रहे हैं भाई, आप सबको बुलाने के लिए। जैसे आप सब आ जाएंगे क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्या उसमें टेंशन लेना। ठीक है, और आपके जो क्लासेस हैं जब स्टार्ट करेंगे, एग्जाम होने से पहले आपको सारा कोर्स कराया जाएगा, ये गारंटी है। ठीक, बाकी इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे कहाँ जाना है, यादबिन स्मार्ट क्लासेस सर्च करना है, वहां पे आपको सारी टेलीग्राम पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा भाई। आप चले जाओ तो एक बार, और इसी के साथ में ये बैच है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे फिर लिखी है। यहाँ पे लाइव क्लासेस, पीडीएफ, बाइलिंगुअल, कंप्लीट थ्योरी, अपडेटेड कंटेंट। कंटेंट जो रहेगा वो अपडेटेड रहेगा, जो नहीं आने वाला है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, जो आएगा उसी को पढ़ाया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे कैसे पता आपको, तो भाई कुछ एनसीईआरटी से चैप्टर हटा दिए गए हैं। हटा दिए गए तो क्यों आएंगे, एनसीईआरटी के थ्रू अगर पढ़ना है ना, तो एनसीईआरटी से जो चैप्टर हटा दिए हैं उनको नहीं लाया जाएगा, और 2024 में जो आए हैं उन क्वेश्चन को भी यहाँ पे रखा जाएगा।
बाकी यहाँ पे क्या है, ये क्लासेस आपको कौन कौन देने वाला है ये आपका लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कोर्स को कैसे बाई करना है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी है। और इसके आधार पर सिलेक्शन हो गया तो सर ऑफलाइन में मिलने, बिल्कुल एवी डिविलियर्स भाई हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और वो हमसे मिलने आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। यूपी पुलिस में हमने सिलेक्शन दिए हैं और यूपी पुलिस में कई लोगों के जो सिलेक्शन हो रहे हैं, बस सिलेक्शन होते ही, सिलेक्शन हो चुका है वैसे तो, लेकिन जैसे ही वो ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद में वो सब मिलने आ रहे हैं मिठाई लेके। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, ग्रुप डी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं सब लोग, आप लोग भी मिठाई लेके आओगे हमारे यहाँ पे, इस जगह पे, एप्लीकेशन पे नहीं, यहाँ पे ऑफलाइन पे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, और क्लासेस आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और आपको क्लासेस अगर पसंद आ रही हैं तो अपने साथियों को जरूर भेजिएगा। ठीक है, अगर आप अपना फायदा कर रहे हैं तो दूसरों का भी कर दो, और दूसरे का अगर फायदा हो जाएगा तो वो आपको भी दुआएं देगा, और दुआएं देगा तो ये भी कहेगा भाई कि आगे और बढ़ा देना, जैसे मुझे दिया है ऐसी और अदर रिश्तेदारों को और भेज देना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास इतना ही, अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।